नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की हुई बैठक, 3 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। कुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी। उत्तराखंड पंचायत चुनाव का रण, कल पहले चरण के लिए होगी वोटिंग। 49 ब्लॉक में होगा मतदान। पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना। छात्रवृत्ति घोटाले पर सख्त, सीएम धामी। 456 छात्रों के कागजों में पाई गई गड़बड़ी, एसआईटी जांच के आदेश जारी। रामनगर के ग्रामीण इलाकों में रात को ड्रोन उड़ने से ग्रामीण परेशान। लोगों का कहना है 2 दिन से लगातार रात में गांव में बना हुआ है डर। पुलिस ने गांव में गश्त करने के साथ ही सुरक्षा की लगाई गुहार। और सावन की शिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। सीएम धामी ने दी शुभकामनाएं। कुछ खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज कैबिनेट की एक अहम बैठक ली। उसकी अध्यक्षता उन्होंने की, जिसमें 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी। बैठक में आगामी हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियों के तहत 82 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई, जिससे मेले के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य पद की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। इससे पदोन्नति, योग्यता और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित होगी। कैबिनेट ने प्रदेश में ई स्टैंप व्यवस्था को सरल और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उसमें भी बदलाव को मंजूरी दी है। अब स्टैंप की खरीद प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से और ज्यादा सुगम हो सकेगी और इससे जनता को आसानी होगी और राजस्व में पारदर्शिता आएगी। कल पंचायत चुनाव का पहला चरण है और इससे पहले पुलिस सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करना चाहती है। इसी क्रम में रामनगर ने पुलिस ने इन चुनावों को लेकर जितनी व्यवस्थाएं, उन सभी व्यवस्थाओं को वहां पर चेक किया, उनका दौरा किया और उसे सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया। और इसके तहत पुलिस ने एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें हरियाणा ब्रांड की 15 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। इसको बरामद करते हुए कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। इस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नए पुल के पास 15 पेटी और एक ईओन कार के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 15 पेटी जो शराब मिली है वो अवैध रूप से परिवहन की जा रही थी और इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही कि वो इस इलेक्शन में कहाँ प्रयोग हो रही थी और इस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने आरोपी पकड़े गए? कुल 2 आरोपी हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए। रामनगर के ग्रामीण इलाकों में लोग ड्रोन के उड़ने की खबरों की वजह से काफी परेशान हैं और इसकी वजह से लोगों में दहशत फैली हुई है। लोगों का कहना है कि 2 दिन से लगातार रात में गांव में ड्रोन आ रहे हैं। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। उनका कहना है कि ड्रोन के जरिए कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बंद घरों की रैकी कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस से गांव में गश्त करने के साथ ही सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। हमारे थाने में भी कई सूचना आई है कि रात को ड्रोन उड़ रहे हैं और कोई चोरों की सूचना है, पर हमारे द्वारा मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया गया, गश्त की गई तो पुलिस टीम द्वारा ऐसी कोई मतलब आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि हमारे द्वारा रूटीन गश्त की जाती है और सुरक्षा के लिए मतलब व्यवस्था की जाती है। तो हमारे द्वारा इस संबंध में लगातार प्रयास जारी है और आगे भी गश्त होती रहेगी। और मेरी जनता से अनुरोध है कि अफवाह पर ध्यान न दें और कोई सूचना मिलती है तो इमीडिएट थाना को सूचित करें।
संसद भवन के पास मस्जिद में सपा सांसदों द्वारा मीटिंग करने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अब विपक्षी दलों में राजनीति का स्तर गिरने लगा है। धर्म की आड़ में चलने वाली तुष्टीकरण की राजनीति भी उजागर हो गई है। लगता है कि तुष्टीकरण की राजनीति इतनी निचले स्तर पर पहुंच जाएगी, हमने सोचा नहीं था। जहां एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन प्रारंभ हो रहा है, वहीं अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ मस्जिद जो पार्लियामेंट के अंदर है उसके अंदर बैठकर अपनी पॉलिटिकल मीटिंग कर रहे हैं। अब क्या अखिलेश यादव पार्लियामेंट की मस्जिद को अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर समझ रहे हैं या उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया है? उबैदुल्ला नदवी, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव जी, बर्क साहब, तमाम सांसद जिस तरह से फोटो सामने आए हैं और उसमें उनके नेता झूठ ट्वीट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम उबैदुल्ला नदवी के घर पर बैठे थे, मस्जिद का फोटो डालते हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर के एक स्कूल में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति वितरण में कथित धांधली की जांच के आदेश दिए हैं। इसके तहत किच्छा का सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल जांच के दायरे में है, क्योंकि उसने कागजों में खुद को मदरसा दिखाकर छात्रवृत्ति की राशि ली थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 456 छात्रों के कागजों में गड़बड़ी पाई गई है। इनमें से 156 छात्र सरस्वती शिशु मंदिर के अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जबकि यह स्कूल अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। शिशु मंदिर के नाम से, और उसमें छात्रवृत्ति के लिए कुछ नाम आए थे और उसके ऊपर कुछ एप्रीहेंशंस लोगों ने बताई गई थी और कंप्लेंट्स की गई थी। तो उसके लिए हमारे यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से कमेटी गठित की थी एसडीएम की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और हमारे ब्लॉक के जो बीईओ रहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, वो भी थे। उनकी जांच की उन्हें हमारे यहाँ से आदेशित किया गया था एंड वो जांच आई थिंक ऑलरेडी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे है एंड जो भी उसकी फाइंडिंग्स रहेगी उसके हिसाब से उसमें आगे आने वाले समय में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डोईवाला ब्लॉक में जहां 28 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान होना है, वहीं डोईवाला ब्लॉक की मारखम ग्रांट, माजरी ग्रांट और रानी पोखरी हॉट सीट मानी जा रही है। यहां प्रत्याशियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बात करें अगर माजरी ग्रांट की, तो यहां प्रधान पद पर कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। महिला आरक्षित सीट होने के कारण पूर्व में प्रधान रह चुके अनिल पाल ने अपनी धर्मपत्नी किरण पाल को चुनावी मैदान में उतारा है और वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। जैसे हम जनता में प्रचार के लिए जा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम चारों तरफ से आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए और ईश्वर की कृपा से हम पुनः जीत हासिल करेंगे। विकास कार्य हमारे ग्राम सभा में हमने बहुत विकास किया है पहले पूर्व में भी, और अभी क्योंकि नए समय के साथ में नई समस्याएं निकल के आएंगी तो हमारा हमेशा प्रयास जारी रहेगा कि जो भी नए विकास कार्य आगे हमारे आते रहेंगे तो हम पूरे अपने प्रयास से उन्हें पूर्ण करेंगे। जैसे अभी तो हमारे ग्राम सभा में जैसे कैमरे लगाने हैं हमें, क्योंकि दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2014 से लेकर के जो है 2024 तक काम किया है और आगे भी हम काम करेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने विकास किया है। गांव में बहुत सारे विकास किए हैं, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो जो पेयजल का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, चाहे गरीब लोगों के आवास का काम हो, शौचालय का काम हो, स्वच्छता का काम हो, ये सारे काम हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। हमने
स्ट्रीट लाइटों का काम भी किया है, क्योंकि गांव में जो है पहले कोई भी स्ट्रीट लाइटें या सोलर लाइटें गांव में नहीं थी। 2014 से पहले आप खुद ही बता सकते हैं कि 2014 से पहले कोई भी हमारे क्षेत्र में किसी तरह की प्रकाश पथ की जो है व्यवस्था नहीं थी। हरिद्वार में सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही शिव भक्त हरिद्वार के प्रमुख शिवालयों में गंगा जल से जलाभिषेक कर रहे हैं। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित शिवालिक नगर में शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सिर पर गंगाजल के कलश, माथे पर भस्म और होठों पर हर हर महादेव का उद्घोष, हर तरफ शिवमय वातावरण छाया हुआ है। भक्त गहरी आस्था और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही हर शिवालय के बाहर पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात है ताकि भक्तों को दर्शन में किसी भी तरह की परेशानी न हो। करिए, महाशिवरात्रि का त्यौहार है तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं और मंदिर का जो है प्रांगण भी बहुत अच्छा है और आज अच्छे से पूजा करी भोले बाबा की और भोले बाबा सबको अपना आशीर्वाद दें, यही कामना है। हाँ जी, तो भोले बाबा की बहुत अच्छे से पूजा होती है। सावन में लोग गंगा जल लेकर आते हैं, समर्पण करते हैं और काफ़ी मान्यता है सावन में, जैसे कि भोले बाबा की पूजा करी जाती है और गंगा जल से अभिषेक करा जाता है और हमने भी आज गंगा जल से अभिषेक करा। और हाँ जी, तो कोने कोने से लोग आते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज दर्शन करके मंदिर में बहुत अच्छा लगा है, अच्छे से दर्शन हुआ है। ऐसी भगवान अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखे, हम पे भी बनाए रखेंगे। हाँ, मैंने बहुत सुना कि ऐसा होता है, तो भगवान जी हमेशा सबकी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सबकी मनोकामना ऐसी ही पूरी करते रहे और हर सावन लोग अच्छे से सावन पे भगवान जी का जल अर्पण करते रहे, यही मनोकामना थी। मैंने भगवान जी से यही मांगा कि बस अपनी कृपा अपने बच्चों पे बनाए रखे और ऐसी सावन में हर सावन में आती रहूं कृपा करके। उत्तराखंड सरकार आपातकाल के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को धामी सरकार कानूनी कवच देने जा रही है। ऐसे लोगों को पेंशन सहित अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है। राज्य का गृह विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है। लोकतंत्र सेनानियों के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच हमेशा से टकराव बना रहा है। त्रिवेंद्र सरकार के दौरान लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन देने से जुड़ा एक शासनादेश जारी किया गया था। इसके तहत उन्हें 20,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। उत्तराखंड में ऐसे लोकतंत्र सेनानियों की संख्या करीब 80 है। आने वाले समय में कोई सरकार लोकतंत्र सेनानियों के इस हक को न छीन ले, इसके लिए धामी सरकार अब इसे कानूनी जामा पहनाने जा रही है। आपको बता दें कि 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में देहरादून में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके अधिकारों को सुरक्षित किए जाने का भरोसा दिया था। आपातकाल में जिन सेनानियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि काला दिवस लोकतंत्र का हत्या दिवस के रूप में पूरा देश को जानता है। इस प्रकार से कांग्रेस की तत्कालीन जो देश की नेता थी, प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार से इस देश में आपातकाल थोपा था। सारे विपक्ष के नेता हों, सारे राजनीतिक दल के, अपने दलों को छोड़ के सारे राजनीतिक दलों के नेता हों, और साथ ही जो पत्रकार थे, जो लिखते थे, उन सब को कलम दबाने का काम, उनकी आवाज़ दबाने का काम कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने किया। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार ने कहा है कि हम जो लोकतंत्र बचाने वाले जो सेनानी थे, उनको सम्मानित करके उनका जीवन बेहतर हो सके। उन लोगों को जो सुविधाएं चाहिए, उन सुविधाओं को हम और बेहतर कर सके। हमारी सरकार काम कर रही है। अगर हौसले बुलंद हों तो दृष्टि बाधा कभी मंजिल की रुकावट नहीं बनती है। ये साबित किया है उत्तराखंड की बेटी श्वेता ने, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के लद्दाख की 6,220 मीटर ऊंची दुर्गम चोटी पर तिरंगा फहराया। बीएसएफ में कार्यरत पिता से प्रेरणा लेकर श्वेता ने न सिर्फ दृष्टिबाधित बल्कि ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले संकरे रास्तों और मानसिक थकावट जैसी चुनौतियों का सामना किया। देखिए जन टीवी संवाददाता यशदीप आर्य की ये खास रिपोर्ट। वो कहते हैं ना, जिनके हौसलों में उड़ान होती है उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस बात को साबित कर दिया है एक बेटी ने। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बेटी जिनको दृष्टिबाधा होने के बावजूद उन्होंने लद्दाख की दुर्गम चोटियों में से एक जो जोंगो 6,220 मीटर ऊंची पर्वत को पर अपना
तिरंगा फहराया है और इस हिंदुस्तान के साथ इस उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है। आज वही शख्सियत हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले श्वेता, बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू। सबसे पहले श्वेता, ये सवाल रहेगा कि किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया कि आप सबसे पहले तो जो आपको परेशानी है दृष्टिबाधा की, इस दृष्टिबाधा की परेशानी में कई लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन कैसे आपका ये सफ़र रहा इस चोटी को चढ़ने का? सबसे पहले तो जो मैंने ये रास्ता चुना, मुझे पता था ये बहुत कठिन है। जैसे कि बचपन से सुनते आ रही थी कि यहाँ वहाँ मतलब इतने ऊपर जाकर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होना, पानी ना मिलना इतने दिन तक, जिससे स्किन डिजीज़ हो जाती है। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं सुनते आ रही थी कि कई बार तो डेड जोन भी होता है, जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि लोग जाते हैं तो डेड हो जाता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मुझे प्रेरणा मिली मेरे खुद के पापा से कि वो बीएसएफ में हैं। जैसे कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, तो शुरू से ही समाज में कि मतलब एक कदम भी चलने पे लोग ऐसा सोचते हैं ये बेचारी, अगर हल्का सा भी टक्कर लग जाए तो लोग हमें एक अलग ही उससे देखते हैं, मतलब हमें देखते ही एक अलग इमेज बनाते हैं। तो ये था कि मुझे भी कुछ एक अलग चीज़ करनी है। इस सफ़र को तय करने में क्या क्या परेशानियां आपको देखने के मिली, और इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती है, इस ट्रेनिंग को कैसे आपने पूरा किया और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तय किया? मुझे जो इसमें ट्रेनिंग और आगे बढ़ने का जो साहस मिला, अंकित कुमार भारती जी जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं, वो मुझे मिले थे। तो उनसे ही मैंने अपनी मन की बात रखी कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी। तब उन्होंने मुझे साहस दिया कि हाँ ठीक है, उन्होंने मेरा हौसला देखा, उन्होंने बोला कि ठीक है अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। तो मैंने वैसा कोई भी ऑफिशियल ट्रेनिंग कुछ भी नहीं लिया है, जैसे बीएमसी कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट उत्तराखंड के जॉर्ज एवरेस्ट जो कि 1800 मीटर का है, वहाँ पर मेरे साथ उन्होंने ट्रैक किया। मुझे उन्होंने वर्बली जो भी था, थ्योरी प्रैक्टिकल, मेरे लिए क्लासरूम सारा कुछ वही था, उनके साथ वो ट्रैक करना। उसके बाद उन्होंने मुझे 6 दिन का ट्रैक होता है द्यारा बुग्याल, जो कि उन्होंने मुझे 2 दिन में करा दिया। और वो मेरे लिए कहीं ना कहीं हिमालयन पीक की जिसे कहते नहीं है, एक बहुत मजबूती से मेरे मेंटली फिजिकली सबको ट्रेंड करना, जो कि अंकित सर ने किया। किस तरीके की खुशी और क्या महसूस कर रहे थे आप उस समय? ये खुशी एक दो मिनट के लिए था, तब भी मेरे फेस पे नहीं थी। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल पे थी वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि मुझे यही था कि नहीं होगा, इतना टफ है। वो सब कुछ मैं फेस करके आई थी, क्योंकि मैं ग्लेशियर पे भी चली थी, स्नो पैच पे भी चली, सब मेरा फर्स्ट टाइम था वहाँ पे। तो 1-2 मिनट तो मतलब सर मुझे एनकरेज कर रहे हैं कि यू डिड इट और हर हर महादेव। बट मैंने जो फील किया ना कि शायद मैं हुई नहीं वहाँ पर, बस वहाँ मेरी बॉडी है। मतलब जो मैंने फील किया, मैं चाह रही हूँ अंदर से आवाज़ निकालो, लेकिन निकल ही नहीं रही है। तो जस्ट सर ने फिर मेरे हाथ में तिरंगा पकड़ाया फाइनली, और जैसे उन्होंने वंदे भारत, भारत माता की जय बोली, तब मुझे बहुत खुशी मिली और एक अंदर से जोश के साथ मैंने भी फिर जयकारा किया हर चीज़ का। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ श्वेता, जिनकी हौसलों की उड़ान को आज सबने देखा। उत्तराखंड व हिंदुस्तान का किस तरीके से नाम रोशन हुआ वह देखा। वह यह एक मिसाल बनी है उन लोगों के लिए जो अपने जीवन से हार जाते हैं। जरा सी कोई भी परेशानी जब होती है शरीर में तो लोग अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं, वह अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन श्वेता की ये कहानी कि दृष्टिबाधिता होने के कारण के बावजूद भी इन्होंने जिस तरीके से इतनी ऊंची पर्वत पर अपने देश का जो झंडा है वो वहाँ पर लगाया और इस देश का नाम रोशन किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ जीएसडी पार्रे, जन टीवी, देहरादून। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।